अगर एक्टर बनना है तो बहुत रियाज करना होगा, बहुत पढ़ना होगा। एक टेक में ऑडिशन हो गया और मैं अभी घर से बाहर निकल रहा हूँ ऑफिस से, 1 घंटे में कॉल आया, यू आर सेलेक्टेड। बिल्कुल, जब से कॉरपोरेट आया है हाँ, तब से इंडस्ट्री की मट्टी पलीत हुई है। हाँ बिल्कुल हुई है। हेलो गाइस, मेरा नाम है पीयूष शर्मा, एक्टर मॉडल यूट्यूबर, और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कहानियों पर। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही खास हैं। बहुत सारी अच्छी बड़ी पिक्चरें कर चुके हैं, थिएटर आर्टिस्ट भी हैं, और हमारे बहुत प्यारी सी जगह यूपी से आते हैं। तो हम बात करते हैं विशाल तिवारी जी से। तो विशाल भाई, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ जी, आप कैसे हो? पहली बात तो शुक्रिया, आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया। प्लेजर इज ऑल हाँ, माइन। मैं आपके वीडियोस देखता रहता हूँ। आप काफ़ी बेहतरीन सवाल करते हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे लोगों को आपने बुलाया है। तो थैंक यू, आपने मुझे भी इस काबिल समझा, आपने बुलाया, उसके लिए थैंक यू। थैंक यू सो मच विशाल भाई, आपने अपना वक्त निकाला और हमारे पास आए। तो गाइज, मैं आपको विशाल भाई के बारे में बता दूं, इनकी एक अभी मूवी आ रही है जिसका नाम है फूले। मैं बोलूँगा इसके बारे में। फूले फिल्म आ रही है आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में 25 अप्रैल को, ठीक है? तो आप परिवार के साथ जाएं और ये फिल्म ज़रूर देखें। जी, कंटिन्यू। और जो फूले पिक्चर है बहुत ही अच्छी पिक्चर है। बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पकड़ा है उन्होंने। और मुझे लगता है कि ऐसे हमारी जो जनरेशन है उनको बहुत कम लोगों को उस पिक्चर के बारे में पता भी होगा कि वो किस टॉपिक पर है। उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी चीजें करी हैं हमारी हिस्ट्री में। और मैं समझता हूँ कि ये हर छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे तक हर किसी को इस चीज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं, मैं चाहूंगा कि आप लोग खुद जाएं और इस पिक्चर को बहुत सारा प्यार दें, सपोर्ट करें। और जो हमारा बॉलीवुड बहुत कम मेहनत कर रहा है और बहुत कम चल रहा है, और ऐसे ही लोग हैं विशाल भाई जैसे जो अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेके आ रहे हैं, इतनी अच्छी पिक्चरें बना रहे हैं, तो प्लीज गिव योर लव एंड सपोर्ट टू फूले। और 25 तारीख को आपके नजदीकी सिनेमा घर में। ठीक है, इतना ही था। तो विशाल भाई, मैं जानना चाहूंगा कि आप जो हमारी ऑडियंस है उसको आप थोड़ा सा अपने बारे में एक इंट्रो दे दें। ओके। मेरा नाम विशाल तिवारी है। मैं देवरिया ज़िले के यूपी का रहने वाला हूँ। वहीं मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है और मम्मी हैं, टीचर हैं। हम 3 भाई हैं और 2 बहनें हैं। बस एक छोटा-सा परिवार है बस। बहुत अच्छा। हाँ। तो विशाल भाई, आपने कैसे सोचा कि आपको एक्टिंग में जाना है, और ये थॉट कैसे आई सिनेमा के? और मैं जहाँ तक मैंने आपके जो काम देखा हुआ है, आप एक बहुत ही अच्छे एक्टर भी हैं। तो ये जर्नी और अपनी क्राफ्ट को इतना अच्छा कैसे किया, ये सब कैसे शुरू हुआ? ओके। देखिए, कहते हैं ना कि घर में कोई भी फंक्शन हो तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको बुला के मम्मी-पापा बोलते हैं, मामा को नाच के दिखाओ, मौसाएँ हैं इनके लिए कुछ कुछ करके दिखाओ। तो कहीं न कहीं मेरे साथ भी यही होता था। घर में कोई रिलेटिव आ गए, दोस्त आ गए पापा के या मम्मी के, तो लोग बोलते थे कुछ हँस के को हँसाओ। आ, तो और फिर मैं सरस्वती शिशु मंदिर का छात्र हूँ। तो हमारे यहाँ एक महाराष्ट्र से ही बाबा गए हुए थे, रामदास बाबा जी। तो उन्होंने वहाँ एक स्कूल डाला हुआ था। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम हर शनिवार को होता था उनके विद्यालय में। ओके। और मुझे बिना मुझसे पूछे ही मेरा नाम लिख दिया जाता था कि विशाल तिवारी चुटकुला सुनाने आएंगे, और सबसे पहला नाम मेरा ही बुलाया जाता था। मैं जाता था, एक चुटकुले सुनाता था कुछ, और फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे। तो मुझे याद है हमारे यहाँ एक फोक है बिरहा। तो उस बिरहा गाने में मैंने श्रवण का किरदार प्ले किया। और ये 2004 की बात कर रहा हूँ। मैं क्लास 3 या 4 में रहा हूँगा। और वो करने के बाद मैं फेमस हो गया गांव में अपने। कह रहे श्रवण बाबू, श्रवण बाबू। तो अभी भी गांव जाता हूँ तो बहुत लोग मुझे श्रवण ही कहते हैं। अच्छा। तो वो किया, फिर मुझे एहसास हुआ कि कहीं न कहीं लोग इस परफॉर्मेंस की वजह से मुझे ज़्यादा इंटेंशन मिलता था। टीचर पीटते भी नहीं थे। अगर अच्छा, गलतियाँ हो भी जाती थी तो कहते अरे छोड़ो ये आर्टिस्ट है, इसका इसको पोटा है। पढ़ेगा, हाँ, इसको छोड़ दो। तो कहीं न कहीं मुझे वो अच्छा लगने लगा। हम्म। बट कहते हैं ना कि बॉलीवुड के लिए नहीं सोचा था कि मैं बॉलीवुड में जाऊँगा, वहाँ कुछ काम करूँगा, क्योंकि पता ही नहीं था कुछ। फिर स्कूलिंग मेरी हुई, फिर ग्रेजुएशन के लिए मैं गोरखपुर आया।
जब यहाँ आया तो गोरखपुर थोड़ा बड़ा शहर है, अभी तो काफ़ी बड़ा हो गया है। हम्म, तो मैं वहाँ देखा कि अ, भोजपुरी इंडस्ट्री जो है गोरखपुर में काफ़ी फेमस है। हाँ तो वहाँ गाने, एल्बम्स वगैरह ये लोग फिल्में शूट होती हैं। तो एक महुआ चैनल है, हाँ। तो उन लोगों ने ऑडिशन रखा हुआ था धर्मशाला पे। अच्छा। तो मुझे लगा कि जाऊँगा, यहाँ काम मिल जाएगा। तो मैं वहाँ गया ऑडिशन में, तो अंदर घुस गया, कुछ पैनल में डायरेक्टर वगैरह बैठे हुए थे। तो मैं अंदर गया, मैं जाके चुपचाप खड़ा हूँ। तो बोले हाँ कुछ कीजिए। मुझे कुछ समझ में नहीं आया मैं क्या करूँ। फिर वो बोले कि क्यों, कुछ कर क्यों नहीं रहे हो? मैंने कहा क्या करूँ? बोले ऑडिशन दो। मैंने कहा क्या ऑडिशन में क्या दो? और वो मतलब बहुत बेइज्जती हुई, कुछ पता ही नहीं था ऑडिशन हम्म। में होता क्या है, हम्म। क्या होता है एक्टिंग में, कैसे काम, कुछ समझ में नहीं आया। तो वहां पे एक मोहतरमा बैठी हुई थी, बोली क्या करना चाहते हो, गाना गाना चाहते हो, एक्टिंग करना चाहते हो? हमने कहा एक्टिंग करना चाहता हूँ। तो बोली एक्टिंग करना चाहते हो तो पहले सीखो, जाओ आसपास पता करो कोई थिएटर है, थिएटर ग्रुप पता करो, या फिर कोई इंस्टीट्यूट देखो जहाँ पे एक्टिंग सिखाई जाती है, हम्म। उसके बाद ऑडिशन देने आना, ठीक है, जाओ बेटा। फिर मैं वहां से बाहर निकला, फिर पता किया कि आसपास थिएटर ग्रुप कौन सा है गोरखपुर में। तो मुझे अभियान थिएटर ग्रुप के बारे में पता चला। मैं अभियान थिएटर ग्रुप गया, वहाँ ज्वाइन किया, और वहाँ मेरी हर चीज़ पे ट्रेनिंग शुरू हुई। वहाँ से पता चला कि अभिनय कितना बड़ा क्षेत्र है, बिल्कुल। कितनी सारी चीज़ें करनी होती हैं, समझनी होती है, पढ़नी होती है। और श्री नारायण पांडे सर थे, उनका थिएटर ग्रुप। और मुझे याद है पहले डायरेक्टर आए हुए थे ललित सिंह पोखरिया जी, वो भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी से ग्रेजुएट थे। अच्छा। वो अपना पहला प्ले किए, कोई सूरज को समझा दो। वो प्ले करते करते मुझे समझ में आया कि अगर एक्टर बनना है, एक्टिंग सीखनी है, तो बहुत रियाज करना होगा, बहुत पढ़ना होगा। फिर उन लोगों से बातें हुई, फिर मुझे पता चला ड्रामा स्कूल के बारे में। मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय गया, ग्रेजुएट होते ही हम्म। अपना राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय गया, वहाँ रिजेक्ट हुआ, नहीं हुआ। फिर उसी वर्ष भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी के लिए एग्जाम दिया, वहाँ मैं सेलेक्ट हो गया। और उससे पहले मैंने लगभग 10-12 स्टेज शो, अच्छा। लगभग 60-65 नुक्कड़ नाटक, एक सब कर चुका था। ताकि जब मैं इंटरव्यू दिया, ट्रेनिंग, क्योंकि अगर आपको ड्रामा स्कूल जाना भी है हम्म। तो उससे पहले उनका मिनिमम क्राइटेरिया है कि आप 6 से 8 नाटक किए हों, बिल्कुल। और इसके अलावा कुछ आपको आता हो, हम्म। तभी आप वो फॉर्म भर सकते हैं। एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है, देन आप सेलेक्ट होते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने फॉलो किया, या एग्जाम दिया, सेलेक्ट हुआ, हम्म। अच्छी ट्रेनिंग हुई, मन लगा के पढ़ा। फिर हमारी एकेडमी हमें SRFTI कोलकाता भेजती है। ओके। हाँ, ये फिल्म बंधु की तरफ से होता है। इससे पहले हम लोग FTII आते थे, हम्म। और मुझे पता चला मेरे सीनियर यहाँ झगड़ा वगड़ा कर लिए थे PU के आपस में, तो उसकी वजह से FTI में ये लोग बैन हो गए। ओके। फिर SRFTI में बात चली, हम्म। तो वो कोर्स के लिए हम लोग SRFTI जाने लगे। वो पूरी जो कहते हैं ना ट्रेनिंग लेने के बाद देन मैं मुंबई आया। ओके। तो मुझे एक चीज़ जाननी थी, जैसे आप चले, आपने इतना पढ़ लिया, कर लिया, सब कुछ कर लिया, फिर आप मुंबई आ गए। तो मुंबई में आने के बाद आपको पहला ब्रेक कैसे मिला? लाइक क्या ऑडिशन के लिए गए थे, या जो हम आपने थिएटर जो किया वहाँ से किसी की अप्रोच लगी थी? कैसे आपको पहला ब्रेक मिला, और पहला ब्रेक क्या था आपका? मैं हूँ ड्रामा स्कूल से, और ड्रामा स्कूल से होने की वजह से मुझे एक चीज़ का ये फ़ायदा मिला कि मुझे ज़्यादा भटकना नहीं पड़ा, हम्म। क्योंकि ऑलरेडी मेरे बहुत से सीनियर्स हैं जो यहाँ ऑलरेडी फिल्मों में काम कर रहे हैं, सीरियल्स में काम कर रहे हैं। हम्म। तो जब मैं मुंबई आया तो उनसे बात किया कि दादा मुझे कुछ गाइड कीजिए, कैसे क्या करना है। तो वही सेम एक ही उत्तर है सबके पास कि बेटा पहले मुंबई नगर में घूमो, मुंबई को समझो, ऑडिशन दो, प्रोडक्शन हाउस जाओ। हम्म। ठीक है दादा, जाते हैं। फिर ये पूरा प्रोसेस मैं फॉलो करना शुरू कर दिया। तो अभी हो क्या रहा था कि मैं नया नया जब आया, 2016 की बात है, 14 सितंबर, और तो अपने जितने भी जो वर्किंग सीनियर्स थे उनसे मिलना जुलना हुआ, उनसे बातचीत की कि दादा कहाँ हैं, कैसे हैं,
कुछ थे जो ऑलरेडी सीरियल में बहुत अच्छा काम कर रहे थे, तो मिला उनसे, तो गाइड किए कि अच्छे स्क्रिप्ट बनाओ, उसको अच्छा ऑडिशन दो, कई तरह के कैरेक्टर्स के ऑडिशन बनाओ, फिर उनके लिंक अपलोड करो यूट्यूब पे, फिर उसको कई सारे कास्टिंग डायरेक्टर या जो भी प्रोडक्शन हाउस है वहाँ जाके इनको भेजो। और लकीली एक सीनियर थे, वो मुझे आराम नगर दिखा रहे थे अच्छा। कि ये मुकेश छाबड़ा का ऑफिस है, ये श्रुति महाजन का ऑफिस है, ये अ, जितने भी कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं जो जो वहाँ एड वाले थे बहुत सारे, तो उनके वो ऑफिस ऐसे घुमा रहे थे, मुझे दिखा रहे थे इसका इसका। तो मुझे याद है कुणाल एम शाह है कास्टिंग डायरेक्टर, वो एक फिल्म का ऑडिशन ले रहे थे, तो जो मेरे सीनियर थे ये उन लोगों को जानते थे, तो बोले यार भीड़ दिख रही है, लग रहा है यहाँ कुछ चल रहा है, चल बात करते हैं। मैं गया, उनका नमस्ते सर, हाँ नमस्ते नमस्ते, अरे मजहर भाई आप, अरे आपको आने की क्या जरूरत थी, आपका तो नंबर है, मैं आपको खुद ही बुला लेता। बोले यार कुछ हो तो यार ले लो। बोले यार आप लखनऊ से हो ना, बोला हाँ हाँ, यार एक कैरेक्टर का ऑडिशन दे दीजिए आप। तो उनको उन्होंने ले लिया ऑडिशन ले के लिए। फिर मैं पूछा सर, नहीं नहीं नॉट फिट, और मैं चुपचाप वहीं खड़ा हो गया। तो फिर जो डायरेक्टर थे अफजाल सर, उनके असिस्टेंट हैं रमन यादव, वो बाहर आए, वो देखा उन्होंने ऐसे, कहाँ से हो, मैंने कहा सर गोरखपुर। गोरखपुर क्या किया है, मैंने कहा सर वहीं थिएटर किया हूँ, दूरदर्शन में भी कुछ काम किया है, और भारतेंदु नाथ अकेडमी से ट्रेनिंग हुई, अभी कुछ दिन हुआ मुंबई आया हूँ। तो ऐसे देखे, बोले एक कैरेक्टर का ऑडिशन दे दो देखता हूँ। तो स्क्रिप्ट मिली और मैं उसको तैयार करने लगा, मुझे लगा कि अगर अच्छा कर दूंगा तो मिल तो जाएगा। हो सकता है मुझे दे दें। मैं 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे सब आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं, और भी कई एक्टर आए, तो मैं देखा जो स्क्रिप्ट मुझे मिली थी सेम स्क्रिप्ट और भी कई एक्टर थे वो करके जा रहे थे। मैंने कहा सर ऐसे करना है क्या, बोला नहीं भाई तू अपना तैयार कर। हाँ। फिर कोई आया, हमके सर ये तो, बोले नहीं भाई तू अपना करना है। अब मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था, नया था, कुछ समझ में आ नहीं रहा था। हाँ। फिर प्रिपेयर हो गया, 10-12 बार उन्हीं से रिहर्सल कराया। अच्छा, वो था कि शुक्र मनाइए कि वो इतना मुझे जेल गए, वरना कास्टिंग वाले तो 1 मिनट में भगा देते हैं आपको। नहीं सुनते हो। नहीं, टाइम ही नहीं है। तो उन्होंने मुझे प्रॉपर वक्त दिया, बोला कर भाई तू आराम से। जब सबका ऑडिशन हो गया, लगभग 3-4 घंटे हो गए, ये हुआ कि अब चला जाए भाई, उसका ले लो यार ऑडिशन, वो बैठा हुआ है कि देगा कि नहीं देगा। हाँ, तो बाहर ये भी बात होने लगी थी कि अरे यार अगर यहाँ ये हाल है, सेट पे क्या करेगा ये। सही बात है। तो इस तरह की बातें होने लगी थी, तो हमने कहा ठीक है। फिर बोले भाई करें ऑडिशन, हम कहा हाँ सर। ऑडिशन दिया, तो मुझे कैमरे में देख के बोलने भी नहीं आ रहा। एक्चुअली हुआ क्या कि जो प्राउंट कर रहा था कैमरे के बगल में खड़ा था, तो निगाह वहीं जाती है। निगाह वहीं जाती है। अब फिर जब मुझे बोलना था तो मैं कैमरे में देख रहा हूँ, तो बोले भाई रुको रुको रुको। ऐसे नहीं। तो उन्होंने जो प्राउंट करा था उसको अपने पीछे खड़ा किया, अच्छा। कैमरे के पीछे वो हो गया। फिर वो बोलता था किया, और 1 टेक में हो गया ऑडिशन। अच्छा। मैं इतना रगड़ चुका था उसको, प्रिपेयर था एकदम, 1 टेक में ऑडिशन हो गया। ऑडिशन खत्म होते ही वो तुरंत मेरा नंबर मांगे, बोले नंबर दे अपना। नंबर लिए, और मैं अभी घर से बाहर निकल रहा हूँ ऑफिस से, 1 घंटे में कॉल आ गया, यू आर सेलेक्टेड। अरे यार, जिंदगी का पहला ऑडिशन सेलेक्ट। मेरे साथ नहीं हुआ आज तक ऐसा। ये उसके बाद मेरे साथ भी दोबारा नहीं हुआ अच्छा। कि मैं कहीं गया फिर हो गया। वो कुछ तो था, इत्तेफाक था कि भाग्य था। अब सब कुछ मैच हो गया कि भाई यूपी का कैरेक्टर है, लुक जा रहा है, चीजें हो रही है, परफॉर्मेंस भी जम गई। वो कहते हैं ना कि राइट टाइम राइट प्लेस और राइट पर्सन, वो हुआ था मेरे तो वो हो गया आपके साथ। वो मिली। फिर वहां से मेरा एक एक टीम मिली मुझे। तो क्या था वो, मूवी थी, वेब सीरीज थी? फिल्म थी, बारात कंपनी फिल्म। बारात कंपनी। अच्छा। वो आई थी 2017 में। अफजल करके डायरेक्टर थे। सैयद अहमद अफजल, सही है। जिन्होंने यंगिस्तान, लाल रंग अच्छा। और शिक्षा मंडल फिल्म बनाई थी। ओह नाइस। शिक्षा मंडल तो वेब सीरीज थी, लाल रंग, लाल रंग तो बहुत यंगिस्तान, फेमस है। हाँ। तो उसके वो डायरेक्टर राइटर है, अच्छा। उनकी फिल्म थी। ओके।
तो इस तरह से वो काम मिला। तो फिर ऐसा भी मैंने सुना है कि अगर हम किसी एक प्रोडक्शन हाउस के साथ एक बार काम कर लेते हैं तो फिर वो हमें दोबारा से रिपीट करते हैं, ऐसा भी हुआ आपके साथ? उन्होंने दोबारा बुलाया उस प्रोडक्शन हाउस ने आपको? प्रोडक्शन हाउस तो रिपीट नहीं करता है, हम्म। डायरेक्टर रिपीट करते हैं। तो उन्होंने किया आपको हाँ रिपीट? बिल्कुल, उनके अच्छा। साथ मैंने 2-3 प्रोजेक्ट किए। फिर लॉकडाउन के बाद उन्होंने शिक्षा मंडल बनाई, हम्म। तो उसमें उन्होंने मुझे बहुत अच्छा एक कैरेक्टर दिया था, अच्छा। और वो किया। फिर अभी एक और प्रोजेक्ट उनके साथ किया हूँ, अच्छा। जो अवधि में आएगी, ओके। वो भी शूट हो चुका है। हाँ, तो 3 काम मैंने उनके साथ किया था। अच्छा चलो, वो तो आप जब पहली बार आए थे तो आपको 3 से 4 घंटे लगे और आपने ऑडिशन के लिए वो नहीं पता होता है कि हमें कैसे करना है। अब आपको कोई कैरेक्टर मिलता है तो अब आप कैसे प्रिपेयर करते हैं उसको? लाइक ऑडिशन की बात ना करें हम, अगर हम कैरेक्टर प्ले करने जब हम जा रहे हैं ऑन स्क्रीन, जब हमारी मूवी या सीरियल, वेब सीरीज कुछ भी शुरू होता है, तो आप कैसे प्रिपेयर करते हैं उसको? आपका प्रोसेस क्या होता है उसको? ओके, डिपेंड करता है कि फ़िल्म कैसी है, हुँ, जॉनर कैसा है और कैरेक्टर कैसा है। हुँ, मान लीजिए अभी मैं फूले फ़िल्म जो अभी मेरी आ रही है 25 तारीख को, हुँ, अ, इसकी जब मैं तैयारी कर रहा था, तो मुझे बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि एक तो हिस्टोरिकल फ़िल्म है बिल्कुल। और एक बायोपिक है। बाय बाय, हाँ। मुझे ये समझना था कि उस दौर में किस तरह के लोग हुआ करते थे, उनकी मानसिक स्थिति क्या थी, हुँ, और वो जो व्यक्ति है, वो जो किरदार है, वो इस कहानी में, सीन में किस तरह से है, किस तरह से बिहेव कर रहा है, क्या उसका कैरेक्टर है, हुँ, प्रोफ़ेशन क्या है, हुँ, और वो प्रोफ़ेशन के साथ वो व्यक्ति कैसा है। हुँ, दूसरी बात, ऐज, लैंग्वेज, बिहेवियर, ये हर किरदार का अलग होता है। बिल्कुल। तो उसको समझना होता है कि मैं, और मेरा ये मानना है कि अगर मैं कोई भी किरदार करता हूँ, तो उसके बारे में रिसर्च बहुत ज़्यादा करता हूँ। जिसमें राइटर्स के इनपुट्स बहुत मैटर करते हैं मेरे लिए। डायरेक्टर जो कि मेन है, जिनके पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी फ़िल्म शूट होनी है, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि सर आप इस किरदार को कैसे दिखा रहे हैं? हुँ, ये किरदार कैसे दिखेगा? किस तरह से आप इसको हर सीन में रख रहे हैं? ये किस तरह से हर सीन में क्या कर रहा है? उसका प्रोसेस क्या है? उसका तरीका क्या होगा? हुँ, ये पहले मुझे बता दीजिए। हर सीन में इसकी वांट क्या है? हुँ, हर सीन में क्या अलग कर रहा है? हुँ, क्यों अलग कर रहा है? हर सीन में इसका स्टेट ऑफ माइंड क्या है? हुँ, वो एक-एक चीज़ मैं पहले डायरेक्टर से पूछ लेता हूँ, और जब तक उनका फाइनल कॉल नहीं होता कि नहीं मुझे यही चाहिए, फिर मैं डायरेक्टर ने जो कहा है, उसको करने की कोशिश करता हूँ। उसको करने के लिए जितना टाइम लगे। हाँ, कभी किसी की मदद भी लेता हूँ, अगर नहीं समझ में आता है, तो डायरेक्टर से ही पूछता हूँ, सर आप ही बताइए हुँ, कैसे होता है? हुँ, या अपने दोस्त की या फिर को-एक्टर से बात करता हूँ हुँ, कि भाई तुम इस सीन को कैसे समझ रहे हो? हुँ, तुम क्या दिखाना चाहते हो? हुँ, तो ऐसी छोटी-छोटी बहुत सी चीज़ें हैं। हुँ। तो जैसे आपने ये जो मैंने आपका ट्रेलर में जो लुक देखा था हुँ, और आपका वो सीन देखा था, उसमें आपका पेट भी था हाँ। और आपने वो शायद मेरे ख्याल से बाल भी हाँ, कम कर बिल्कुल, रखे हैं। बिल्कुल। तो आपने उसके लिए वेट गेन भी किया था? नहीं, उस समय वेट मेरा ज़्यादा था। अच्छा, ऑलरेडी ही था। था। ये फ़िल्म हमारी हुई थी 2023 में शूट। अच्छा। हाँ, और उससे पहले मैं 1-2 और प्रोजेक्ट कर चुका था, और उसमें वेट मेरा थोड़ा बढ़ा हुआ था। ओके। हाँ, तो उस कैरेक्टर तो को सपोर्ट भी हो गया, हाँ, बिल्कुल, वरना आपको करना पड़ता। हो सकता है, बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल। प्रतीक गांधी इसके आपके को एक्टर हैं इसमें। जी, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका प्रतीक गांधी के साथ? प्रतीक गांधी देखिए वो हैं थिएटर बैकग्राउंड से, हुँ, और मैं खुद भी थिएटर बैकग्राउंड का हूँ। बिल्कुल। मैं जैसे मैंने इससे पहले भी बहुत से बड़े-बड़े एक्टर के साथ काम किया हूँ। जैसे पंकज त्रिपाठी सर हो गए, अभिषेक बच्चन सर हो गए, हुँ, अपना पवन मल्होत्रा सर हो गए, हुँ, राजेंद्र शेट्टी सर हैं, अपना ये, इन लोगों के साथ मैंने काम किया है। प्रॉपर बहुत अच्छे-अच्छे सीन हैं मेरे। उन लोगों का अलग एक्सपीरियंस था। पर इस फ़िल्म में मैं हूँ तात्या भिड़े, हुँ, और लगभग 20-22 दिन का मेरा शूट था इस प्रोजेक्ट में। और मुझे याद है जब मैं पहले दिन पूना में हम लोग शूट करते, कोर्ट सीन है उसमें, और प्रतीक गांधी सर अपने कैरेक्टर में चुपचाप बैठे हुए हैं। मैं आया और पहली बार उनको देखा हुँ, कि मतलब कोई तो बैठा है। हुँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे फ़ील ही नहीं हुआ कि मैं इतने बड़े एक्टर के साथ बैठा हूँ या सीन कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा कि कोई एक बहुत ही, एक होता है ना कि दलित वाइब, हुँ,
क्योंकि वो जो कैरेक्टर है फूले साहब, वो दलित कैरेक्टर जो प्ले कर रहे हैं वहाँ, तो मुझे वो एक्टर वाली फील ही नहीं है। आपको वो कैरेक्टर दिख रहा था। हाँ, मैं हैरान था उनको देख के, क्योंकि मैं स्कैम 1992 में उनको देख चुका हूँ। बिल्कुल, वो जो कैरेक्टर है, जो एटीट्यूड है उन्होंने हंसल portray मेहता किया, जो ले। हाँ क्या। और फिर यहाँ उनको देखा, मैं ऐसे देखता रह गया, मैं उनके पीछे ही बैठा हुआ था, मैं उनको बस देख रहा था कि अरे क्या क्या कर रहे हैं, क्या कैसे इतना आदमी कैसे चेंज हो सकता है। देखा उनको, वो कहते हैं ना कि एक होता है इन्वॉल्व होना कैरेक्टर में, वो इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गए थे कि आपको एहसास ही नहीं हो रहा था कि मैं किसी बड़े एक्टर के साथ काम कर रहा हूँ। वो जिस तरह से बिहेव कर रहे थे, जिस तरह से इतना अभ्यास करके आते थे, कोई रीटेक नहीं, खट 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 लाइनें करना, परफॉर्मेंस देना। बाकी एक्टर्स तो फंबल उम्बल बोलते थे, मैं 20-22 दिन उनके साथ रहा, एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं कहूँ कि यार इन्होंने ये लाइन भूल गए, इनसे कोई लाइन में फंबल हो रहा है। टू द पॉइंट, जैसा चाहिए जो चाहिए आके चुपचाप करके निकल जाते थे। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, आप जैसे प्रतीक गांधी जी के बारे में बता रहे हैं कि प्रतीक गांधी ऐसे अपना कैरेक्टर प्रिपेयर करके आते थे और ऐसे अपनी लाइनें बोलते थे। डोंट यू थिंक हर एक्टर को ऐसा ही होना चाहिए? नहीं, सबका अपना प्रोसेस है। नहीं, नहीं, आई एम जस्ट सेइंग कि हर एक्टर को ही ऐसा होना चाहिए कि उसमें हमें वो एक्टर ना दिख के वो कैरेक्टर दिखना चाहिए। अगर जैसे भी हम किसी भी मूवी को हम देखते हैं, कमर्शियल मूवी अगर हम हटा दें, कमर्शियल मूवी की अगर हम ना बात करें, अगर हम नॉर्मल कोई आर्ट फिल्म कर रहे हैं या कोई चीज़ें कर रहे हैं, डोंट यू थिंक हमारे इंडिया में लोग मेहनत ही नहीं करते हैं? एक बार कि मैच चल गया, तो अब मैच चल गया, अब मुझे ज़रूरत नहीं है मेहनत करने की। अभी आप अक्षय कुमार की वो देखें जो आई थी, पृथ्वीराज चौहान, वो कहीं भी पृथ्वीराज चौहान दिख ही नहीं रहे थे उस कैरेक्टर को अगर हम देखें उस मूवी में, वो अक्षय कुमार ही समझ आ रहे थे समवेयर अदर कि वो अक्षय कुमार ही प्ले कर रहा है उस कैरेक्टर को। तो डोंट यू थिंक कि हमारे यहाँ पे ये कल्चर चेंज होना चाहिए? हर एक्टर को इसी तरीके से होना चाहिए कि उस कैरेक्टर में हम उस कैरेक्टर को ही देखें, जो हम कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, रेदर देन अब ये मानो मैं कोई कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, तो लोग पीयूष को देखने थोड़ी आए, लोग उस कैरेक्टर को देखने आए। तो ये कुछ बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर एज़ एन एक्टर अगर आप उस सिनेमा में हैं और आप इतना बड़ा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और इतनी बड़ी ऑडियंस के लिए प्ले कर रहे हैं और ऐतिहासिक कैरेक्टर आप ऐसा प्ले कर रहे हैं जो इतिहास में इतना बड़ा है, तो आपको नहीं लगता कि वो हर एक्टर को ही ऐसा होना चाहिए? ज़रूरी नहीं है कि हम उसी मतलब जैसे मैं अक्षय कुमार का एग्जांपल दे रहा था, अक्षय कुमार अभी अब लोग बोलते हैं कि अक्षय कुमार कहते हैं कि साल में 4 पिक्चर करते हैं, तो अक्षय कुमार बोला, "अरे क्या दिक्कत है, करता हूँ तो मैं।" अरे आपके 4 पिक्चर करने से दिक्कत नहीं है। आप इतने बड़े एक्टर हैं, आपका इतना नाम है, आपकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, आपको नहीं लगता कि आपको उस कैरेक्टर पे मेहनत करनी चाहिए? रेदर देन डूइंग 4 पिक्चर 1 साल में, रेदर 2 पिक्चर करें बट उन पिक्चर को जस्टिफाई करें, है ना? हमारे यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ये लोगों ने ना बहुत इन सब चीज़ों को इतना बड़ा बना दिया है कि अरे यार वो ऐसा, अरे आप एक्टर हो, आपकी ज़िम्मेदारी है ये। अब आपने फूले का जो फूले में जो कैरेक्टर प्ले किया है, तो मैं विशाल तिवारी को थोड़ी देख रहा हूँ। मुझे विशाल तिवारी से पर्सनली कोई मतलब ही नहीं है। मैं विशाल तिवारी के उस कैरेक्टर को देखने आया हूँ जो वो प्ले कर रहे हैं और मुझे लगता है बखूबी आपने बहुत अच्छा प्ले किया है वो। हाँ नहीं, देखिए इसमें दो चीज है। अब जैसे हम बात कर रहे थे ना कि किस तरह का सिनेमा है, जैसे अक्षय कुमार एक ऐसे एक्टर हैं जो हर चीज कर लेते हैं। आपने देखा होगा, चाहे रोमांस हो, एक्शन हो, कॉमेडी हो, ड्रामा हो, हर तरह की वो कैरेक्टर प्ले करते बिल्कुल वर्सेटाइल है। हैं। और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में भी बनाई, बिल्कुल, बिल्कुल। करते हैं, लोग बहुत प्यार करते हैं उनसे। बिल्कुल, मुझे भी बहुत पसंद है। मैं बचपन से इनको देखते आया हूं। बिल्कुल, हाँ। रही बात ना पृथ्वीराज चौहान की, कई बार क्या होता है ना कि अगर आप हिस्टोरिकल कैरेक्टर कोई प्ले कर रहे हैं और आपने उस तरह की फिल्में पहले भी देख रखी हैं, तो लोगों के अंदर एक पर्सपेक्टिव बन जाता है कि ये किरदार ऐसे ही होना चाहिए। जैसे आपने एक पर्सपेक्टिव बना लिया किसी चीज को लेके कि वो चीज मुझे वैसे ही देखनी है, और एक्टर कुछ और सोच के आया है। ये तो अक्षय कुमार ही बताएंगे ना कि मैंने वो क्या सोच के ये गेटअप किया, ऐसे क्यों प्ले किया। ये सवाल पता नहीं क्यों नहीं उनसे पूछा गया कि नहीं पूछा गया, या हो सकता है पूछेगा तो लोग बताएंगे। और दूसरी बात कि अगर आप हिस्टोरिकल किरदार प्ले कर रहे हैं, जैसे अभी फूले फिल्म आ रही है, प्रतीक गांधी सर की मैं बात कर रहा हूँ, पत्रलेखा मैम की भी मैं बात कर रहा हूँ, इन लोगों का जो प्रिपरेशन था,
हिस्टोरिकल फिल्में जो होती हैं या फिर आप बायोग्राफी कर रहे हैं किसी की, तो उसमें क्या होता है कि आपको ये छूट नहीं होती है कि आप क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे कि अ, आप कुछ भी दिखा दें। बिल्कुल आपको लोगों की भावनाओं का भी ध्यान रखना होगा, आपको हिस्ट्री का भी ध्यान रखना होगा, आपको ये भी समझना होगा कि आप किस जगह किस देश काल में सिनेमा बना रहे हैं, जी सरकार कौन सी है। बिल्कुल तो ये सारे रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए फिर आपको वो चीजें करनी होती है, तो उसमें वक्त लगता है बिल्कुल। और सबके पास इतना टाइम भी नहीं है ना। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, वही तो मेरा पॉइंट था कि लाइक आप 4 पिक्चर ना करके आप वक्त लें, क्योंकि आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है ना। कल को आप बड़े एक्टर बनते, भगवान करे आप बहुत बड़े एक्टर बने कि लोग आप जैसे हम आज प्रतीक गांधी की बात कर रहे हैं, कल को आपकी बात करें, मेरी बात करें, तो हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी होती है, क्योंकि लोग आपको देखते हैं, आपको अपना आइकन बनाते हैं। लोग आपको एक वो सोचते हैं कि अरे, जैसे आपने बोला कि मेरे को इतना अच्छा लगा प्रतीक गांधी को देख के बिल्कुल कि जिस इंसान ने स्कैम 92 में वो एटीट्यूड दिया और यहाँ पे वो एक दलित करेक्टर प्ले कर रहे हैं फूले साहब का, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन थी, बहुत है ना। बहुत आज के जो नए बच्चे हैं जो आ रहे हैं, जो देख रहे हैं सिनेमा को, जो खुद भी ड्रामा स्कूल से हो या फिर थिएटर बैकग्राउंड से हो या नॉर्मल कोई भी हो, तो वो लोग आपसे एक उम्मीद रखते हैं, बिल्कुल है ना। अभी एक वो था कि एक डेंजल वॉशिंगटन के लिए जो ब्लैक पैंथर बनते थे, उन्होंने बोली थी बहुत प्यारी बात कि जो सेज होता है उसको आप पैसे वैसे नहीं देते हैं, लाइक उसके लिए वो डोनेशन नहीं है, उसके लिए वो है कि आप एक बीज बोते हैं, जिस जिस बीज के जब वो पेड़ बनेगा तो लोग उसी के नीचे हाँ, छांव लेंगे, छांव लेंगे। है ना। हाँ। तो आप वो पेड़ हैं, आपके नीचे लोग छांव लेंगे, बिकॉज आपको वो ऐसा देखते हैं कि हाँ यार, इस बंदी की तरह हमें भी। ऐसा आपने बोला कि यार वो कॉमेडी बहुत अच्छी करते हैं, वो एक्शन बहुत अच्छे करते हैं, वो रोमांस भी अच्छा करते हैं, वो सब, बट समवेयर अदर मुझे लगता है कि अब वो भूख खत्म हो गई है शायद, मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है। अब वो भूख नहीं रही है, अब वो मोर ऑन अ मनी साइड हो गया है, बिकॉज अब आप वो मेहनत नहीं कर रहे हैं, अब आप वो करेक्टर्स के ऊपर वो आपका जोर ही नहीं है, वो मेहनत ही नहीं है, वो आपने जो बोला कि भाई आपको हिस्ट्री को नहीं छेड़ सकते, आप उस करेक्टर को भी नहीं छेड़ सकते, आप उस स्टेट को भी नहीं छेड़ सकते, और आप उन चीजों को भी नहीं छेड़ सकते हैं, क्योंकि आपको वो करना ही करना पड़ेगा। तो पृथ्वीराज चौहान इतने बड़े योद्धा थे, जिन्होंने आंख खराब है, आंख है ही नहीं, आंख फूट चुकी है, उसके बाद भी उनका एक बंदा उनको बता रहा है कि इतने गज इतनी दूरी पे इतने देर पे वो बंदा खड़ा है, तो वैसे वो तीर निकाल के वो मारते हैं, शब्द वेदी बाण, और वो एकदम एग्जैक्ट लगते हैं। तो कितना बड़ा करेक्टर होगा, लाइक आपके ऊपर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस करेक्टर को उतने अच्छे से प्ले करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ पे ना ये बेसिक चीजों को ही लोगों ने इतना बड़ा बना दिया है कि उन पे कोई मेहनत ही नहीं करना चाहता। अभी रिसेंटली आप देखें, कमर्शियल है, चलो फिर भी मैं जनरल से आई कि सिकंदर आई है, ठीक है, कोई कह के मर गया था कि वो पिक्चर करनी है, आपका पेट निकला पड़ा है, आप डांस भी अजीब सा कर रहे हो, चल भी नहीं रहे हो, किसी और की बॉडी पे किसी और का चेहरा लगा दिया है, क्या है ये। उसके बाद आप कहते हो कि अरे यार पिक्चर ही नहीं चल रही, लोग तो मेरे अगेंस्ट हैं, लोग तो गलत गलत, अरे कहाँ से ट्वीट कर रहे हैं गलत, भाई आप कम ऑन यार। अब ऐसे थोड़ी आप टट्टी बेच दोगे और लोग ले लेंगे, हाँ यार नहीं तुम सलमान के फैन है तो हम कुछ भी देख लेंगे, नहीं यार। एटलीस्ट एज एन एक्टर मुझे लगता है कि हमें बहुत बहुत मेहनत वाला फील्ड है ये, बहुत टाइम कंज्यूमिंग फील्ड है ये, और इसमें एक अकेले आप नहीं है, कितने लोग हैं, एक्टर है, डायरेक्टर है, एडी है, स्पॉट बॉय है, लाइट वाला है, सेट वाला है, कॉस्ट्यूम वाला है, खाने वाला है, ट्रांसपोर्ट वाला है, एडिटिंग वाला है, सीजीआई वाला, वीएफएक्स वाला, कितने लोगों की मेहनत है इसके पीछे। तो और सारा दामोदर मेन जो है वो डायरेक्टर और एक्टर के ऊपर ही होता है, एडिटिंग वगैरह भी सब कुछ है, इसमें कोई शक नहीं है, बट जो मेन है एक तो डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरा एक्टर की मेहनत, उसके बाद अब एडिटिंग वेडिटिंग तो बाद में ही होगी ना, जब आप कुछ बना के दे दोगे। तो डोंट यू थिंक ये कल्चर थोड़ा चेंज होना चाहिए, लोगों को थोड़ा सा और मेहनत करनी चाहिए चीजों के ऊपर। अब देखिए, मैं इसके बारे में यही कहूंगा कि कॉरपोरेट जो अपना है ना, जब से सिनेमा में कॉरपोरेट घुसा है, जब से कॉरपोरेट को लगा कि मैं सिनेमा से और भी पैसे कमा सकता हूँ, तो दुर्दशा का कारण कॉरपोरेट है। मैं किसी एक्टर को नहीं कहूंगा कि वो खराब एक्टर है, बुरा एक्टर है, बुरा डायरेक्टर है। जहां बाजारीकरण होगा वहां कल्चर बिकेगा, स्थितियां खराब होंगी, सब कुछ खराब होगा। वरना इन लोगों की पुरानी फिल्में देखिए ना उठा के। वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर ये बुरे एक्टर होते अच्छे नहीं होते तो आज यहाँ तक आते ही नहीं,
पहली बात तो सुपरस्टार हमने ही तो बनाया ना। बिल्कुल, और हमने उनका काम देखा है। हाँ हमें भरोसा है, और सलमान खान की अगर आप पुरानी पिक्चर देखें, उन्होंने क्या काम किया हुआ है, बहुत अच्छा काम किया हुआ है। मैं सभी एक्टर की बात कर रहा हूँ, जो भी स्टार्स हैं, जो अपने एक्टर हैं। वो तभी तो स्टार बन गए ना, उन्होंने अच्छा काम दिया हुआ है, लोगों के दिल में वो जगह बनाई है, लोगों ने वो प्यार दिया है उनको, बिकॉज आपने वो प्यार को अर्न किया है। बिकॉज ये एक ऐसी फील्ड है जो खरीदी नहीं जा सकती। ना ना ना, ऐसा नहीं है कि मेरा बाप वो था तो मैं भी वो, नहीं। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको लोगों को बिलीव कराना पड़ेगा, तो ही लोग आपके अपने बनेंगे, वरना नहीं बनेंगे। वरना एक दो मूवी करते हैं, गायब हो जाते हैं। अगर किसी का करियर 20 साल 25 साल का है और वो टॉप पर है, तो इसका मतलब उसने मेहनत करी है। बिल्कुल। समवेयर अदर वो बहुत अच्छा एक्टर है, हाँ या रहा होगा, बिल्कुल। तभी वो आज उस लेवल पे है। Yes. और ये आपने बहुत अच्छी बात बोली, जब से कॉर्पोरेट आया है, हाँ तब से इंडस्ट्री की मट्टी पलीत हो हाँ गई। बिल्कुल हुई है। कॉर्पोरेट जहां भी घुसता है वो चीजें खराब कर देता हाँ। है, ये तो बिल्कुल सही बात है। आप देखिए, मैं किसी इन्फ्लुएंसर के खिलाफ नहीं हूँ आए, क्योंकि बहुत सी जब मिस इंडिया या मिस वर्ल्ड या फिर मॉडल्स भी जब इंडस्ट्री में आने लगी, तो उनका भी विरोध होता रहे, तो मॉडल है कि ये क्या एक्टिंग करेगी। जैसे अभी चल रहा है, कह रहे तो इन्फ्लुएंसर है, क्या एक्टिंग करेगी। नहीं, हो सकता है उनमें से भी कुछ अच्छे एक्टर निकल बिल्कुल जाए। बिल्कुल। तो जब कुछ नई चीज आती है ना, तो पहले उसका विरोध होता है। और इन्फ्लुएंसर क्यों ज्यादा कास्ट किए जा रहे हैं? फॉलोअर्स है उनकी, उनकी अपनी एक पर्टिकुलर ऑडियंस है, जैसे स्टार्स की है। तो कॉर्पोरेट कह रहा है, यार हम फिल्म बना ही क्यों रहे हैं, ताकि प्रॉफिट कमाए। फिल्म इंडस्ट्री का है, इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? उद्योग, पैसा बनाने के लिए जो काम किया जा रहा है। आर्ट फिल्में अलग है, जिनका उद्देश्य है समाज को एक अच्छा संदेश देना, जैसे हमारी फूले फिल्म आ रही, ये पैसा कमाना इसका उद्देश्य नहीं है, सेकेंडरी है। बिल्कुल। लेकिन इसका पहला उद्देश्य क्या है? फूले साहब की जिंदगी को दिखाना, ज्योतिबा बाई फूले जी की और सावित्री बाई फूले जी की जिंदगी को लोगों तक पहुंचाना, कि उनसे लोग इंस्पायर हो, कि भाई मैं भी अगर कुछ जीवन में करना चाहूं, कुछ बदलाव लाना चाहूं, तो यार अगर ये उस दौर में उस हालात में कर दिए, तो मैं तो अभी आजाद हूँ, मेरे पास सारे संसाधन है, सपोर्ट है, चीजें हैं, तो मैं भी कर सकती हूँ। तो कहीं ना कहीं इस पर्पस को, इस उद्देश्य को दिखाने के लिए भी हमारी ये फिल्म बनी। जबकि बाकी जो फिल्में आ रही, मैं नहीं कहूंगा कि वो उनका उद्देश्य नहीं है, कुछ उनका भी उद्देश्य होता है, एंटरटेनमेंट कराना, कुछ मैसेज देना, लेकिन साथ साथ में बाजारी करो, धंधा। तो उनका जो एज है ना, पैसा कमाना प्राथमिकता है, इसलिए वो एक्टर ना लेके इन्फ्लुएंसर ले रहे हैं, ताकि उनको एक लंबी ऑडियंस मिल जाए। अभी एक मूवी आई थी, तू झूठी मैं मक्कार। हाँ। उसमें उन्होंने, वो कॉमेडियन है वो बस्सी बस्सी करके, हाँ। उसको ले लिया। वो आदमी स्टैंड अप कॉमेडी में बेहतरीन है, मैं भी सुनता हूँ उनको, मैं भी, क्या कमाल के हैं। लेकिन जब जब वो रणबीर कपूर के साथ स्क्रीन पे आता था भाई, वो पूरी फिल्म गिरा देता था, सीन ही खराब कर देता। ऐसा लग रहा, जब वो बोलना शुरू करता था ना, ऐसा लग रहा स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा है, ऐसा लगता चुप हो जा। हाँ। रणबीर प्लीज तू कुछ बोलना। हाँ है ना। तो अब एक दुर्भाग्य देखिए कि रणबीर कपूर, जो मेरे ख्याल से इस सदी का सबसे अच्छा एक्टर है। हाँ। मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट मेरी एक सोच है, जो मुझे लगता है रणबीर कपूर सदी के सबसे अच्छे एक्टर है। उसके साथ आपने एक किसी रैंडम से बंदे को बैठा दिया, खड़ा कर दिया। उस जगह पे कोई ऐसा थिएटर से कॉर्पोरेट ही कर सकता है। वही मैं कह रहा हूँ, कॉर्पोरेट ने जो किया है, मतलब जो उस एक नॉर्मल से स्टैंड अप कॉमेडियन को आपने खड़ा कर दिया, उसकी जगह पे अगर कोई और अच्छा एक्टर होता, जो मेहनत करके आया है, जिसने इतना स्ट्रगल किया है, चीजें करी, तो शायद उसका करियर आज कहीं और होता। बिल्कुल। बस्सी आज भी स्टैंड अप ही कर रहा है। हाँ, वो वापस स्टैंड अप करने चला। उसमें बेहतर है, वो करें। नहीं, स्टैंड अप कर, तो उसमें हमें कोई उससे इशू नहीं है, बट मेरा कहना है कि लाइक आज फिर वो स्टैंड अप ही कर रहा है ना वापस। हाँ। शायद अगर वहां पे कोई एक्टर होता तो वो 4 पिक्चरें साइन कर चुका होता, क्योंकि इतना बड़ा कैरेक्टर जो थ्रू आउट पिक्चर में है, सारे सीन रणबीर कपूर के साथ हैं, श्रद्धा कपूर के साथ हैं, डिम्पल कपाड़िया जी के साथ हैं, सबके साथ उसके सीन्स हैं। ये गलत हो रहा है, मेरा ऐसा मानना है। और मुझे लगता है कि आवाज उठाने की बहुत जरूरत है इस चीज के ऊपर। और आपने जो बोला कि इन्फ्लुएंसर हैं जो आते हैं उनके विरोध होता है, मुझे एक भी इन्फ्लुएंसर ऐसा नहीं मिला जिसको मैं बोल सकूं कि इसमें ये अच्छी चीज है एक्टिंग को लेके। ये मेरी राय है, मुझे अभी तक सबका हाँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि मैंने देखा अभी एक हर्ष बेनीवाल है जो स्टैंड ऑफ द ईयर में आया, उनको लगा कि ये लोग आ जाएंगे हमारी पिक्चर चल जाएगी। एक भी पिक्चर नहीं चली उन लोगों की वजह से, क्योंकि उनकी जो ऑडियंस है ना,
वो 250 रुपए का रिचार्ज कराती है और वो फोन पे देखना पसंद करती है उनको, वो उनके लिए सिनेमा में नहीं जाएगी वो 15 सेकंड से ज्यादा नहीं झेल बस। जाएंगे। और वो सच्चाई है, क्योंकि ऐसे फोन पकड़ के बोल देना बहुत इजी होता है, और एक सामने किसी करेक्टर को प्ले करना जिसमें एक वॉइस मॉड्यूलेशन है ना, और उसके बाद आपकी बॉडी लैंग्वेज है, आपके एक्सप्रेशन है। एक्टर जो होता है वो ये सब सीख के आता है, ये सारी चीजें ना। इन्फ्लुएंसर को नहीं पता है ये सब, उसको बोलोगे तो वो कहेगा तो एक्टर के ही डायलॉग को रील्स में बोल के हाँ वो तो इजी है कर देना कि भाई ये रेफरेंस है ऐसे करना, और वो कर देगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इन्फ्लुएंसर्स को जो काम, मेरा किसी इन्फ्लुएंसर से कोई पर्सनल वो नहीं है, बट मुझे ये लगता है कि ये गलत हो रहा है एक्टर्स के साथ। कॉर्पोरेट जिम्मेदार है, मैं सीधा कह रहा हूँ। तो ये क्या आपको क्या लगता है, अगर आप उस जगह पे हो तो आप क्या चेंज करना चाहेंगे? आप कैसे इस चीज को, अगर आपसे बोला है कि आपको मैं ये पावर देता हूँ और आपको चेंज करना, तो आप कैसे अगर मैं इन्फ्लुएंसर को ले भी रहा हूँ ना, हम्म अगर मैं डायरेक्टर हूँ, प्रोड्यूसर हूँ, इन्फ्लुएंसर को अगर कास्ट कर रहा हूँ, तो मैं तो पहले वर्कशॉप दूंगा हम्म कि भाई ट्रेनिंग चाहिए, ट्रेनिंग लो, सीखो, फिर करो। मैं उसको भगाऊंगा तो नहीं, हम्म क्योंकि उसमें भी कुछ बात ही होगी। हम्म बिना सीखे मैं एंट्री नहीं दूंगा, हम्म मेरा ये है। हम्म जैसे इस प्रोजेक्ट में, फूले फिल्म में अनंत महादेवन सर हम्म इतने परफेक्ट डायरेक्टर हैं, एक एक चीज क्लियर थी इनकी हम्म कि कौन सी लाइन कैसे बोली जाएगी, किस लाइन पे क्लोजअप होगा, किस सीन को कौन से कैमरे, कौन से लेंस पे, ट्राइपॉड पे लेना है कि ट्रैक पे लेना है कि कहाँ लेना है, उनको एक एक चीज क्लियर थी। होमवर्क किया हमने। अच्छा। बहुत ज्यादा, और जो चाहिए वही चाहिए, हम्म आप अपना कुछ नहीं कर सकते। हम्म तो ये इतना क्लियर आप कैसे होते हैं? काम करके, पढ़ के, ट्रेनिंग से। हम्म तो ऐसा अगर डायरेक्टर आपको मिल जाएगा, हम्म और मुझे लगता है इन्फ्लुएंसर अगर इनको भी मिल जाएंगे ना, तो ये उनको पहले रगड़ देंगे कि भाई पहले पढ़, अगर नहीं तो प्रोजेक्ट ही छोड़ देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है इन्फ्लुएंसर पहली बात तो बहुत लेजी होते हैं, ये इनसे मेहनत नहीं होती बिल्कुल भी। अगर आप इनको बोलो कि आ जाओ मैं आपको वर्कशॉप देता हूँ चीजें, तो वो नहीं आएंगे। वो बोलेंगे यार मैं तो 3 में 4 वीडियो डाल ये दूंगा। भ्रम है ना, लोगों को लगता है एक्टिंग पढ़ने की चीज ही नहीं है। हाँ। क्या रे आवारा है, सुंदर दिख रहा है, हीरो लग रहा है तू तो। हाँ और यही होता है ना। अभी लास्ट मेरे जो यहाँ पे आए थे पॉडकास्ट पे, गिरीश थापर जी आए थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। कहता जब मैं घर गया था तो मुझे बोलता अरे यार ये कुछ नहीं करता, इसको बॉम्बे ले जाओ एक्टर ही बना दो। जो कुछ नहीं करता उसे ले जाओ एक्टर बना दो। अरे वाह, तो ऐसे खीर है ना कि खाई चम्मच से बना के कर लिया अपना, बस हो गया। एक्टर की मेहनत को, एक्टर की चीज़ों का अगर हम आपकी भी बात करें, आपने बताया कितना आपने थिएटर किया, इतनी चीज़ें करी, बचपन से आप चीज़ें करते आ रहे हैं, फिर आपने सीखा। ऐसा तो है नहीं कि आप सीधे ही आ गए, नहीं नहीं नहीं। इतना सीखा आपने, नुक्कड़ नाटक करे, चीज़ें करी, और थिएटर के बाद फिर एज एन एक्टर भी काम करना, एज ए बॉलीवुड में काम करना, कैमरे के सामने काम करना। थिएटर इधर हो गया और एक्टिंग इधर हो गई, इतना डिफरेंस है कैमरे में और विदाउट उसमें। तो वही है, लोग इन चीज़ों को मेरे ख्याल से, आई डोंट नो कब इंडिया के लोग ये समझेंगे, कब उनको ये चीज़ आएगी समझ में कि ऐसा नहीं है कि जो कुछ नहीं करता है उसको एक्टर बना दो। बहुत स्टडी है इस फील्ड को भी, मुझे लगता है उतनी ही इज्जत देनी चाहिए जितनी इज्जत ये बाकी प्रोफेशंस को दी जाती है। इसको लोग मेरे ख्याल से को करिकुलर एक्टिविटीज समझते हैं हाँ, समझते हैं। कि ये तो खाली पीरियड है तो उसको एक काम करो, इनको खेलने भेज दो। तो उनको लगता है कुछ नहीं कर रहा, चलो इनको एक्टिंग ही कर ला लो। ऐसे नहीं है। वो डांस हो, सिंगिंग हो, एक्शन हो, एक्टिंग हो, डायरेक्शन हो, डीओपी हो, कोई भी, ये फील्ड में इतनी पढ़ाई है, इतनी मेहनत है ना। लोग क्यों 6 महीने में घर चले जाते हैं? मैंने बहुत से देखे हैं। मैं 2016 में आया था, आज 2025 में हम बैठे हैं, मुझे 1-2 लोग दिखते हैं, 1-2 लोग घर चले गए। मुंबई बहुत प्रैक्टिकल जगह है, काम आएगा तो काम मिलेगा, नहीं आएगा तो नहीं मिलेगा। चाहे मामा के लड़के हो, फूफा के लड़के हो। नेपोटिज्म की लोग बात करते हैं ना, चलो नेपोटिज्म में तुमको 1 बार मौका मिल गया, 2 बार मौका मिल गया, तीसरी बार कौन झेलेगा तुमको? लोग नहीं झेलेंगे आपको। सीधी बात है। अब अर्जुन कपूर भी है बेचारा 2010-12 से मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है, नहीं अपना रहे ना लोग। अगर नेपोटिज्म से ही चल रहे होते तो आज अर्जुन कपूर भी बहुत बड़ा स्टार होता ना। लोग नहीं पसंद कर रहे, जैसी पिक्चर आती है लोग गाली बकना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये फील्ड ऐसी है ही नहीं।
नेपोटिज्म ठीक है यार, अब उसका बाप एक्टर था तो वो भी वही करेगा ना। अब नेपोटिज्म बोलो या ना बोलो, टैलेंटेड हो, अब रणबीर कपूर भी उसका बेटे है, बिल्कुल। ऋषि कपूर जी के, अच्छा एक्टर है तो ही चल रहा है ना। अरे बिल्कुल। श्रद्धा कपूर अच्छी एक्ट्रेस से चल रही है ना, आलिया भट्ट अच्छी एक्ट्रेस से चल रही है ना, अनन्या पांडे तो नहीं चल रही, सारा तो नहीं चल रही, जानवी तो नहीं चल रही, और भी XYZ लड़कियां हैं वो नहीं चल रही ना, क्यों नहीं आता है काम। अभी मैं नाम नहीं लूंगा, एक बहुत 80s 70s के बहुत बड़े एक्टर थे, उनके भाई डायरेक्टर थे और वो एक्टर थे, और उनका बेटा आज भी स्ट्रगल कर रहा है। ही इज अराउंड 40-45, उसको कोई ये पिक्चर ही नहीं दे रहा। ये आर्ट है, मैं फिर कह रहा हूँ। ये जैसे होता ना कि आप पसंद का खाना खाते हैं, पसंद का कपड़ा पहनते हैं, ये पर्सनल चीज है। बिल्कुल। आप जबरदस्ती किसी को थोप नहीं सकते कि ये फिल्म ला रहा हूँ, लोग आप देखेंगे, लोग नहीं देखेंगे। क्यों खर्च करेंगे अपने सबका अपनी अपनी एक पसंद है कि कोई शाहरुख सर को देखता है, कोई सलमान सर को देखता है, कोई अक्षय कुमार को देखता है, कोई मनोज वाजपेयी सर को देखता है। सबकी अपनी एक पसंद है। सबका जैसे कहते हैं ना, वेज नॉन वेज क्या खाते हो, तो सबकी एक पसंद है कि मैं किसको देखने जाऊं। बिल्कुल। ये पर्सनल चीज है, नहीं पसंद आए लोग छोड़ देंगे। चलिए, ये तो बहुत इंटेंस टॉपिक पे हो गया। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, हाँ। अगर कोई लड़का है जो बॉम्बे आना चाह रहा है, या लड़का या लड़की, उसको बेसिक जो हम कहते हैं कि ये बेसिक एक्टिंग की चीजें हैं, ये तो आपको आनी ही चाहिए, तो उन बेसिक में क्या क्या आता है आपके हिसाब से? देखिए, एक भरत मुनि साहब हैं, नाट्य शास्त्र जिन्होंने लिखा है, उन्होंने 4 चीजें बोली हैं अभिनय के बारे में, कि मतलब 4 चीजें हैं। जैसे एक होगा कि जैसे आप कह रहे हैं कि मुझे एक्टर बनना है, तो सिंपल सी बात है कि ये आपको आना ही चाहिए। पहला है वाचिक अभिनय, मतलब बोलने की कला। अगर आप हिंदी इंडस्ट्री में आ रहे हैं तो आपको हिंदी बोलने आनी चाहिए, और आपको बोलने आना चाहिए प्रॉपर, कि आप हर भाव में, हर तरह से आपकी जबान, वॉइस में कहते हैं अच्छी आवाज़ हो, वॉइस आपकी बहुत क्लियर हो, न्यूट्रल हिंदी हो, प्रॉपर आप हिंदी बोल लें। ये नहीं कि मैं अगर यूपी से हूँ तो वो एक्सेंट आ रहा है, वो नहीं चलेगा। हाँ, कैरेक्टर है तो चल जाएगा, वो नहीं होना चाहिए। तो बोलने की कला जो होती है, कि वो आप सीखिए सबसे पहले तो, क्योंकि हम कोई भी किरदार करते हैं तो बोलते ही हैं। दूसरी बात, फिजिकल, शरीर की बात करते हैं। शरीर आपका इतना फिट हो, फ्लेक्सिबल हो, कि आप जैसा चाहें, जिस तरह से चाहें, उस तरह से अपने शरीर को मोल्ड कर ले, बना ले, कैरेक्टर वाइज कुछ भी बन जाए, हर तरह से आप बिहेव कर सके। इसलिए फिजिकली आपको बहुत फिट होना होगा, फिजिकली आप बहुत ही फ्लेक्सिबल हो। तो दूसरी बात, इस पे आपकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग हो। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, डांस क्लासेस कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, अपना क्लासिकल कोई नया फॉर्म सीख ले। बिल्कुल, जैसे छाऊ हो गया, अपना ताई ची वगैरह, इस तरह के जो मार्शल आर्ट में बहुत सारे फॉर्म हैं, कराटे वगैरह आप सीखिए, ताकि फिट रहें, फ्लेक्सिबल रहें। तीसरा है जो मैं कहता हूँ कि नॉलेज। भरत मुनि साहब कहते हैं कि उनका ये कहना था कि आहार्य, मतलब कॉस्ट्यूम्स, प्रॉप्स, इस जो चीजें आहार्य जो हम पहनते हैं। और चौथा है कि सात्विक, वाचिक और वाचिक अभिनय, आहार्य अभिनय, और ये दैहिक अभिनय जिसको बोला गया फिजिकल। इन तीनों को आत्मसात करके जब आप मन और दिल से अपनी चीजें एक तरफ रख के उस किरदार के अकॉर्डिंग जब ढल जाते हैं, और जब आप बिहेव करते, परफॉर्म करते, तो उसे सात्विक कहा गया है। अच्छा। तो इन चारों प्रोसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसकी ट्रेनिंग लीजिए, जिसके लिए आपको या तो अपने शहर में थिएटर करिए, और अच्छा थिएटर करिए, यानी कि कुछ भी करना है थिएटर के नाम पे। अच्छे नाटक करिए, इंडियन ड्रामा पढ़िए, वेस्टर्न ड्रामा पढ़िए, साथ साथ इंडियन सिनेमा को पढ़िए, वेस्टर्न सिनेमा को पढ़िए, फिर आप आइए, अच्छे कोच पकड़िए फिर से। क्योंकि मैं कोच हूँ इसलिए बात कह रहा हूँ। मैंने बहुत से लोगों को ट्रेनिंग दी है, पढ़ाई है, अभी भी पढ़ा रहा हूँ, मैं क्लासेस देता हूँ, वहीं से मेरा सर्वाइव चलता है। जब मेरे पास काम नहीं होते तो मेरा अपना एक छोटा सा थिएटर ग्रुप है, वो भी चलाता हूँ मैं। बच्चों को एक्टिंग क्लासेस देना, ये सब है। तो इसलिए मैं बात कह पा रहा हूँ क्यों जरूरी है। तो ट्रेनिंग लीजिए, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ लोग आपको काम करने के पैसे देते हैं, यहाँ कोई ट्रेनिंग नहीं देता है। बिल्कुल सही बात है।
और अभी क्या है, हूबहू लोग कैरेक्टर उठा ले रहे हैं। हम्म पहले क्या होता था, एक्टर को बोलते थे भाई इस तरह का कैरेक्टर चाहिए। हम्म, अभी इतनी जनसंख्या हो गई एक्टरों की, कि वो मिल जा रहा है। तो सीधा कैरेक्टर ही ले ले रहे हैं। हम्म तो एक्टर ऐसे मुंह देख रहा है, यार क्या होगा, मेरा नंबर कब आएगा। तो ये भी एक दौर चल रहा है। हम्म, तो ये है, ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। फील्ड कोई भी हो, एजुकेशन बहुत जरूरी है। बहुत जरूर, सही बात है। क्राफ्ट मजबूत होनी बहुत जरूरी। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। सो गाइस, ये थे विशाल तिवारी हमारे साथ, जिनके साथ हमने इंडस्ट्री की इतनी सारी बातें करी। और जो भी लोग मेरे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, मुंबई आना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हमें क्या होना, बेसिक पता होना चाहिए, वो बेसिक विशाल तिवारी जी ने बताया है हमें। तो गाइस, मेहनत मेहनत और मेहनत आपको वही चीज है जो आगे बढ़ा सकती है, आपको मजबूत बना सकती है, आपको मेंटली स्ट्रांग बना सकती है। देखिए, लक अपनी जगह होता है और मेहनत अपनी जगह होती है। लक से एक बार काम मिलेगा, मेहनत से बार बार काम मिलेगा। जब आपकी क्राफ्ट अच्छी होगी तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो आजकल के जो ये लोग इन्फ्लुएंसर्स और इन सब से जो इंस्पायर हो रहे हैं, प्लीज वो एक भ्रम है, वहां पे ना जाएं, थिएटर करें, एक अच्छा कोच पकड़ें। विशाल तिवारी जी की मैं इंस्टा आईडी अपने डिस्क्रिप्शन पे डालूंगा इस पॉडकास्ट के, तो आप वहां से इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, सीख भी सकते हैं। ये बॉम्बे में इनकी क्लासेस भी हैं, पर्सनल क्लासेस भी देते हैं और ग्रुप क्लासेस भी देते हैं। सो विशाल जी, बहुत मजा आया आपके साथ बात करके। थैंक यू सो और मच। मैं चाहता हूँ कि फूले बहुत तरक्की करे, बहुत आगे जाए और आपको बहुत अच्छे अच्छे काम भी मिले आगे, और आप ऐसे ही लोगों को इंस्पायर भी करते रहें। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर पॉडकास्ट। और तब तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल कहानियां। मिलते हैं नए एपिसोड में।